है, आप सबसे मेरी अपील होगी कि पूरे देश के अंदर 543 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी पूरे देश के अंदर 543 सीटों पर प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, गए हैं। तो स्वाभाविक रूप से हर गुजरात के वासी का ये दायित्व बनता है कि स्वयं भी नरेंद्र भाई बनकर के, अमित भाई बनकर के अपनी ताकत का एहसास पूरे देश के अंदर करवाइए और इस जय घोष के साथ करिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान जीतू भाई वघानी जी, प्रदेश महासचिव श्रीमान केसी पटेल जी, गृह राज्य मंत्री श्रीमान प्रदीप सिंह जाडेजा जी, अध्यक्ष कर्णावती श्रीमान जगदीश भाई पंचाल जी, महापौर श्रीमती बीजलबेन पटेल जी, गांधीनगर के इंचार्ज श्रीमान हर्षित भाई पटेल जी, जिला प्रभारी पृथ्वीराज पटेल जी, शहर प्रभारी आई.के. जडेजा जी, आज के इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय सांसदगण, पूर्व माननीय सांसदगण, मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित इतनी भारी संख्या में गांधीनगर में आदरणीय अमित शाह जी की प्रत्याशिता के समर्थन में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। गांधीनगर आने के पहले मैं वाराणसी में था, काशी में था। आप सब जानते हैं काशी को प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण दुनिया में एक नया गौरव प्राप्त हुआ है। काशी भारत की सबसे प्राचीन नगरी है। काशी विकास के लिए छटपटा रही थी और जब श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने काशी में सांसद के रूप में वहां का प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया, आज काशी विश्व मानचित्र पर एक बार पुनः उभर करके अपने धार्मिक और आध्यात्मिक सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखते हुए आज जिन नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, विकास के जो नए प्रतिमान काशी ने स्थापित किए हैं, आज काशी के सम्मेलन में उपस्थित होने के बाद मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि गांधीनगर के आप सभी भाइयों बहनों का दर्शन करने, आपके साथ संवाद करने का एक अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। और मुझे इसलिए क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी स्वयं यहां से प्रत्याशी हैं और स्वाभाविक रूप से आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं देश के 543 लोकसभा सीटों पर एक एक प्रत्याशी के चयन के साथ साथ उन प्रत्याशियों के प्रचार की कमान स्वयं संभाल रही हो, तो स्वाभाविक रूप से गांधीनगर के तो हर एक मतदाता का यह दायित्व बनता है कि वे स्वयं अमित भाई शाह बनकर के गांधीनगर के प्रत्येक बूथ का संचालन करेगा और आज आपकी उपस्थिति ने यह साबित किया है। मैं इसलिए भी आप सबका अभिनंदन करता हूं।
सचमुच अभिभूत करने वाला अवसर है हम सबके लिए। एक बूथ का अध्यक्ष एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी से अपना जीवन प्रारंभ करने वाला, भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता विधायक बनता है, प्रदेश सरकार में मंत्री बनता है और फिर भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ का कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के भारतीय जनता पार्टी को दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय दल के रूप में स्थापित करता है। इससे हर भारतवासी का सीना सचमुच 56 इंच चौड़ा हो ही जाता है। इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है। यह कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। एक बूथ का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बूथ का एक सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। यह कार्य कांग्रेस में नहीं हो सकता, किसी अन्य दल में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई होगा तो वही होगा जो एक परिवार विशेष का होगा। परिवार से उभर नहीं सकते ये लोग। ये परिवारवाद की राजनीति, वंशवाद की राजनीति ने ही इस देश को तबाह किया है। मैं राहुल गांधी जी का बयान पढ़ रहा था कल। बड़े बड़े नारे लगा रहे थे, बड़े बड़े दावे कर रहे थे, हम गरीबी हटाएंगे। लेकिन इनसे पूछा जाना चाहिए, 55 वर्षों तक भारत के अंदर शासन करने का अवसर कांग्रेस को प्राप्त हुआ था। इन 55 वर्षों में गरीबी क्यों नहीं हटी? ये गरीबी कांग्रेस के शासन में क्यों बढ़ी? अगर इन 55 वर्षों में कांग्रेस ने इस देश के अंदर सही मायने में गरीबों के प्रति संवेदना दिखाने का प्रयास किया होता तो सचमुच जब 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय उन्हें देश के अंदर लगभग 40 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनका किसी भी बैंक में अपना अकाउंट नहीं था। जनधन अकाउंट खोलने की नौबत उन गरीबों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को वह अवसर नहीं मिलता। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस नहीं चाहती थी कि गरीबों का खाता खुले, गरीबों को शासन की योजनाओं का लाभ मिले, गरीबों के जीवन में भी कुछ परिवर्तन आए। यह कभी भी कांग्रेस नहीं चाहती थी। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 करोड़ परिवार, 2.5 करोड़ लोगों को एक एक आवास सिर ढकने के लिए उपलब्ध कराने की बात हो, या फिर 4 करोड़ परिवारों को विद्युत के निशुल्क कनेक्शन, 7 करोड़ लोगों को रसोई गैस का उज्ज्वला योजना में निशुल्क कनेक्शन देने का कार्य हो, या फिर 12 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर एक एक उन्हें 6,000 रुपए सालाना उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो, या फिर भाइयों बहनों 9.5 करोड़ परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध कराने की व्यवस्था, या फिर 60 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य। यह कार्य अगर नरेंद्र भाई ने किया है, इसलिए किया है क्योंकि कांग्रेस यह करने में नाकामयाब थी। कांग्रेस के लिए नामुमकिन था और इसीलिए तो देश के अंदर नारा बना कि नामुमकिन अब मुमकिन है, क्योंकि मोदी हैं तो, क्योंकि मोदी हैं तो, क्योंकि मोदी हैं तो, यानी कांग्रेस के लिए नामुमकिन था। कांग्रेस के लोगों को जब फुर्सत होती विकास करने की तो उनके लिए कोई कार्य मुमकिन होता, उनके अंदर संवेदना होती तो उनके लिए कोई कार्य मुमकिन होता।
उनके लिए, देश के लिए पीड़ा होती तो कोई कार्य मुमकिन होता। उनके मन में तो केवल एक परिवार के लिए है। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सम्मान नहीं दिया, कभी सम्मान नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस के लिए सरदार पटेल जी एक ऐसे नाम थे कि अगर सरदार पटेल का नाम आगे बढ़ता तो बहुत सारे कांग्रेसियों के नाम डूब जाते, और इसलिए उन्होंने कभी प्रयास नहीं किया कि सरदार पटेल को भी सम्मान मिले। लेकिन सरदार पटेल को सही मायने में सम्मान देने का कार्य किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के अंदर सरदार सरोवर के तट पर आप देख करके इसके प्रमाण आपके सामने हैं। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा अगर किसी ने लगाने का कार्य किया है तो वह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के समग्र जीवन को देश और दुनिया के सामने रखने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, अभी आपने देखा होगा, आप सब गुजरात में हैं, आप में से बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश के प्रयागराज कुंभ में गए होंगे, बहुत सारे लोग गए होंगे। प्रयागराज कुंभ में कितने लोग गए हैं? कुछ लोग गए थे तो बहुत सारे लोग गए हैं, बहुत बड़ी संख्या गई है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि आप लोग प्रयागराज कुंभ में गए। प्रयागराज का ये कुंभ इस बार करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था। ये कुंभ था, 2013 में महाकुंभ था। 2013 में उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार थी उनके मन में इस आस्था को सम्मान देने के लिए कोई जगह नहीं थी, वे सम्मान नहीं देना चाहते थे और इसके लिए उनके द्वारा एक प्रयास किया गया जा रहा था, किसी प्रकार से लोगों को कुंभ में जाने से रोको, सुविधा न दो, अव्यवस्था फैलाओ, लोगों को प्रोत्साहित करने की बजाय हतोत्साहित किया जाए। और प्रयागराज में जब 2013 में कुंभ का आयोजन हुआ था तो प्रयागराज में भगदड़ मची थी, दर्जनों लोग मारे गए थे, अव्यवस्था फैली थी, तमाम प्रकार की बदबू थी, गंदगी थी। लेकिन 2019 में जब प्रयागराज में कुंभ आया तो कुंभ का आयोजन सफलतम आयोजनों में इसलिए गिना जा रहा है क्योंकि इसकी प्रेरणा, इसका मार्गदर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी का था। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं कुंभ की शुरुआत की। मां गंगा की पूजा करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री पधारे थे। पहली बार हजारों वर्षों के कुंभ की इस परंपरा को वैश्विक मान्यता देने के लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भारत के पर्व और त्योहारों को मान्यता मिल सके, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में कुंभ को मान्यता दिलाई। प्रयागराज का महात्म्य है, वहां पर अक्षय वट है, द्वादश माधव में जो पूजा होती है उसमें एक पूजा अक्षय वट की होती है। अक्षय वट को मुगलों ने कई बार नष्ट करने का प्रयास किया। अक्षय वट तो नष्ट नहीं हुआ, लेकिन अक्षय वट को नष्ट करने वाले मुगल स्वयं समाप्त हो गए। यह कार्य किसी ने किया तो स्वयं परमपिता परमेश्वर के रूप में अक्षय वट द्वादश माधव के रूप में वहां पर थे। लेकिन 450 वर्षों से किले में कैद थे। 1947 से लेकर के 2018 तक किसी भी सरकार को इतनी फुर्सत नहीं थी कि इस आस्था का सम्मान किया जाए, अक्षय वट के दर्शन का सौभाग्य प्रत्येक श्रद्धालु को दिया जाए। लेकिन जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और प्रदेश में दायित्व मुझे सौंपा गया और कुंभ के आयोजन का अवसर मुझे प्राप्त हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्वीकृति दी कि अक्षय वट का दर्शन भी श्रद्धालुओं को प्राप्त होना चाहिए। और इस बार अक्षय वट का दर्शन करने का सौभाग्य प्रत्येक श्रद्धालु को प्राप्त हुआ। यानी 450 वर्षों के बाद यह संभव हो पाया। यानी इसका मतलब आस्था का सम्मान कोई कर सकता है
तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भारत की आस्था का सम्मान कांग्रेस नहीं कर सकती। भारत के महापुरुषों का सम्मान कांग्रेस नहीं कर सकती। गरीबों का उत्थान कांग्रेस नहीं कर सकती। कांग्रेस झूठे नारे देकर के, झूठे वायदे देकर के इस देश में गरीबी बढ़ाओ का काम करती है कांग्रेस, गरीबी हटाओ का काम नहीं करती है कांग्रेस। 2014 में जब नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने, 2014 के पहले इस देश के अंदर कितना अविश्वास का वातावरण था, अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, आतंकवाद था, नक्सलवाद था, चीन भारत के अंदर घुसपैठ करता था, पाकिस्तान लगातार भारत के सीमाओं पर हलचल बढ़ा करके भारत के सैनिकों के गर्दन काट करके लेके जाता था। और जब भी जनता से मांग उठती थी कि इन पाकिस्तानियों के खिलाफ, चीनियों के खिलाफ कुछ होना चाहिए, तो कांग्रेस के लोग कहते थे देख रहे हैं, देखेंगे, कर रहे हैं, करेंगे, करते कुछ नहीं थे। कांग्रेस के लोग ये आतंकवाद को पलवित और पुष्पित करते थे। आतंकवादियों को बिरयानी खिलवाने का कार्य करते थे, उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराने का कार्य करते थे। और आपने देखा होगा 3 बड़ी घटनाएं देश के अंदर घटित होती हैं। पहली घटना पूर्वोत्तर के राज्यों में कांग्रेस के समय में, मैं ज्यादा पुराना नहीं, 2004 से 2014 तक के पूरे आंकड़े उठाइए और पूर्वोत्तर भारत के आंकड़ों को आप देखिए। मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, त्रिपुरा में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में प्रति वर्ष सैकड़ों आतंकी घटनाएं घटित होती थी। महीनों महीनों तक नाकेबंदी होती थी, देश से उनका संबंध कट सा जाता था। लेकिन कांग्रेस के लोग उन अलगाववादियों के सामने हमेशा झुक करके उनकी नाजायज बातों को मानते थे और फिर उनको किसी न किसी प्रकार से प्रोत्साहित करके अपना उल्लू सीधा करते थे। आपने देखा होगा 2016 में पूर्वोत्तर के राज्यों में अराजकता पैदा करने वाले इन अलगाववादियों को एक साथ जब वे भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, पहली सर्जिकल स्ट्राइक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर प्रारंभ हुई। पूर्वोत्तर के सभी आतंकियों को एक साथ उनका राम नाम सत्य है कहकर के उनकी छुट्टी कर दी गई। यानी हमारे शासन में आतंकवाद के खिलाफ, अलगाववाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम कार्य करेंगे। और ये जीरो टॉलरेंस केवल बोलने के लिए नहीं है, यह करके भी दिखाया। पूर्वोत्तर के सभी आतंकी संगठनों को एक साथ नष्ट करके आज मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मणिपुर और मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पूर्वोत्तर के भारत में केवल भारतीय जनता पार्टी का झंडा नजर आ रहा है। तो यह प्रधानमंत्री मोदी जी का विकास और सुशासन का वह नारा है जिसने वहां की जमीन पर आज वह दिखाई देता है विकास क्या होता है। यह विकास आज वहां पर देखने को मिल रहा है। दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक जम्मू कश्मीर के अंदर, जब वहां पर कांग्रेस की सरकार के समय पत्थरबाज पैदा हो गए थे, हमारे सैनिकों पर पत्थर मारते थे, हमारे हजारों सैनिक चोटिल हुए थे। लेकिन जब भी कार्रवाई की बात आती थी, ह्यूमन राइट्स कमीशन और तमाम अन्य कमीशन के आधार पर उन्हें रोका जाता था। लेकिन दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक ने पत्थरबाजों के पत्थर फेंकने की वृत्ति को पूरी तरह रोक सा दिया, आतंकवाद की कमर तोड़ दी भारत के अंदर। लेकिन जब दुर्भाग्य से पुलवामा की घटना घटित होती है तो आपने देखा होगा 15 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी।
उन्होंने दो टुक कहा था, हमारे जवानों का यह बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाक अधिकृत कश्मीर में बालाकोट के अंदर जितने भी आतंकी कैंप थे, एक ही एयर स्ट्राइक में सभी को नष्ट करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की सामरिक ताकत का एहसास दुनिया को कराया है। पूरी दुनिया को इस सामरिक ताकत का एहसास कराया है। वीर हो गया वसुंधरा। भारत का शौर्य और भारत का पराक्रम क्या है? बालाकोट के अंदर भारतीय सेना का एयर स्ट्राइक की घटना, जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ करके और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है, यह भारत की नीति है और भारत ने अपनी ताकत का एहसास कराया है। वह चीन जो भारत के अंदर कई किलोमीटर अंदर घुस जाता था, कांग्रेस के लोग नहीं बोलते थे। डोकलाम में आपने देखा होगा, डोकलाम का जो स्थल है वह भूटान में है, लेकिन सामरिक दृष्टि से भारतीय सेना वहां रहती है। और जब चीन ने वहां पर घुसपैठ करने का प्रयास किया, भारत ने रोका। दुनिया देख रही थी कि पिछली सरकारों की तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी मौन होगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा न झुकेंगे न आप पीछे हटेंगे, और उसके बाद चीन को पीछे हटना पड़ा था। यह है भारत की ताकत, यह है भारत का विश्वास, यह है भारत का सम्मान। और इसीलिए आज जब हम आपके पास आए आपसे कहने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के रूप में इस देश को जो यशस्वी नेतृत्व दिया है, वह यशस्वी नेतृत्व आज पूरी दुनिया के अंदर भारत को गौरव के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। एक ऐसा गौरव जो भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है, और आज उसी का परिणाम है हर एक क्षेत्र में कार्य हो रहे हैं। गरीबों के कल्याण के लिए चलने वाली कल्याणकारी योजनाएं हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े से बड़ी प्रोजेक्ट को तेजी के साथ आगे करने का हो, अहमदाबाद से मुंबई के बीच में 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला बुलेट ट्रेन की परियोजना हो, यह कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, कांग्रेस नहीं कर सकती। क्योंकि विकास की सोच होती है, विकास करने की इच्छा शक्ति होती है, और यह विकास के बड़े से बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को, सरदार सरोवर के कार्य को कांग्रेस ने 10 वर्षों तक अपनी स्वीकृति नहीं दी, लटकाए रखा। गुजरात के लोगों को तमाम अन्य सुविधाओं से वंचित किया गया। ये कांग्रेस का पाप था। 10 वर्षों तक प्रतिशोध की भावना से कार्य करती रही, और तो और कांग्रेस के लोग अपने संबंध किसके साथ जोड़ते हैं? इशरत जहां के साथ। कांग्रेस का नाता क्या है उस आतंकवादी से? राहुल गांधी जब अमेरिका के राजदूत से मिलते हैं तो कहते हैं कि हमें जैसे मोहम्मद से नहीं खतरा है, हमें तो भारत के लोगों से खतरा है। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी की परंपरा में जो भी लोग हैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, जब चुनाव आते हैं तभी क्यों मंदिर नजर आते हैं? शेष तो मंदिरों में नहीं जाते, कभी नहीं जाते, उन्हें फुर्सत ही नहीं, उन्हें जाने की इच्छा ही नहीं, और नकल के लिए भी अकल चाहिए। भाई स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक सामान्य श्रद्धालु, प्रयागराज कुंभ में 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे, 24 करोड़, वो श्रद्धा से आया था। और जब कांग्रेस के लोगों को जानकारी मिली कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं, तो कांग्रेस की नई पीढ़ी भी वहां टपक के आ गई। और पहले कहते थे गंगा शुद्ध नहीं हुई,
लेकिन जब वहां देखा कि लोग आचमन कर रहे हैं तो उन्होंने भी फिर आचमन करना प्रारंभ किया। अब तो मैं कह सकता हूं, अब तो नहीं कहेंगे कि गंगा शुद्ध नहीं है, लेकिन सच में सही मायने में राहुल गांधी को एक्सपोज तो गुजरात के लोगों ने किया। जब भगवान सोमनाथ का दर्शन करने के लिए गए और मंदिर में गए, ऐसे बैठे मंदिर में जैसे नमाज पढ़ने बैठ रहे हों, तो पुजारी को डांटना पड़ा। कहा भैया ये मंदिर है, यहां पे थोड़ा कायदे से बैठो, पालती मार करके बैठो, पूजा करने के लिए कैसे बैठा जाता है थोड़ा इसके। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, नकल के लिए अकल चाहिए। और जो आखिर वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने एक बार संसद में कहा था ना, मैन विदाउट ब्रेन, यानी बिना दिमाग का व्यक्ति, और बिना दिमाग का कोई व्यक्ति होगा तो वह उल जलूल बात करेगा, झूठ बोलेगा। झूठ में महारत हासिल है, झूठ में इतनी महारत इनको हासिल हो चुकी है कि इनकी दिनचर्या झूठ से प्रारंभ होती है, और जब तक 10 झूठ बोलेंगे नहीं तब तक रात्रि को सोएंगे नहीं। और ये केवल वहीं पे नहीं, कल भी आपने श्री राहुल गांधी जी का एक वक्तव्य सुना होगा। कहते हैं हर गरीब को सालाना 72,000 रुपया देंगे। पूछा जाना चाहिए 2004 से 2014 तक क्या कर रहे थे? इन 10 वर्षों तक सुपर पीएम के रूप में एक परिवार कार्य करता रहा, लेकिन गरीबों की सुध कभी नहीं ली। सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्या 2004 से 2014 के बीच में किया। रसोई गैस की किल्लत सर्वाधिक 2004 से 2014 के बीच में रही। सर्वाधिक बेरोजगारी देश के अंदर 2004 से 2014 के बीच में हुई। पाकिस्तान और चीन ने सर्वाधिक घुसपैठ 2004 और 2014 के बीच में की, और भारत के अंदर सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय विकास की जो दर रफ्तार बढ़ी थी, वह सर्वाधिक पीछे 2004 और 2014 के बीच में हुई। भारत पिछड़ा, विकास रुका, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य पूरी तरह ठप पड़ गए, लोक कल्याणकारी योजनाएं बंद हो गईं, भारत के अंदर लगातार घुसपैठ होती गई। आतंकवाद, नक्सलवाद और अलगाववाद ने भारत के 270 से अधिक जनपदों को अपनी चपेट में लिया था, तब उन्हें फुर्सत नहीं मिल पाई। अभी बीच में कहते थे कर्ज माफ करेंगे, कर्ज माफ करेंगे, कर्ज माफ करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नहीं कर पाए। किसान, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, किसान को न अपनी उपज के लिए परेशान होना पड़ता था, उपज पैदा होते ही उसका क्रय सरकार करती थी। किसान को बीज और खाद के लिए परेशान नहीं होना पड़ता था, किसान के खेत तक पानी पहुंचता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां नहीं रही। कांग्रेस ने झूठे नारे दिए, और झूठे नारों का परिणाम क्या हुआ? किसान को समय पे बीज नहीं मिला, समय पे खाद नहीं मिला। वहां पर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कई जगह पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी प्रारंभ हुई। क्या कांग्रेस की यही राष्ट्रभक्ति रह गई? यही राष्ट्रभक्ति है कांग्रेस की? अभी कल ही कांग्रेस का एक प्रत्याशी जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रत्याशी पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी करता है। राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए। और मैं राहुल गांधी से भी पूछना चाहता हूं कि राहुल जी, पुलवामा के शहीदों का अपमान और भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम का अपमान बंद करो। आपके पीढ़ियों के महागुरु सेम पेत्रोदास देश के लिए सेम बने हुए हैं, शर्मनाक बने हुए हैं। उनके द्वारा जिस प्रकार के वक्तव्य दिए जा रहे हैं, इन वक्तव्यों पर कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि कम से कम देश की सेना और देश के शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न खड़ा करने का कोई अधिकार कांग्रेस को नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं भाइयों बहनों, कि देश आज अब 2019 का चुनाव लड़ रहा है। 2019 का ये चुनाव
देश का चुनाव है, भारत का चुनाव है। भारत का चुनाव इसलिए 2014 से 2019 के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास की सुदृढ़ नींव रखी गई है। पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के रखी गई है, न जाति का, न क्षेत्र का, न परिवार का, न भाषा का, न क्षेत्र का, न मत का, न मजहब का। विकास की योजनाओं पर कांग्रेस के लोग कहते थे कि किसी वर्ग विशेष का अधिकार है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि देश के संसाधनों पर इस देश के गांव का, इस देश के गरीब का, इस देश के किसान का, इस देश के नौजवान का, इस देश की महिलाओं का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय हर एक नागरिक के खुशहाली के लिए योजनाएं बनती हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार के समय एक परिवार की खुशहाली के लिए योजनाएं बनती हैं। कांग्रेस की सरकार एक परिवार के लिए जवाबदेह थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश की 130 करोड़ जनता के प्रति जवाबदेही के साथ कार्य कर रही है। यही अंतर है। और भाइयों बहनों, लोकतंत्र में जनता के प्रति जवाबदेही सबसे बड़ी बात होती है, और उस बात का निर्वहन कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है। अभी वाराणसी में 21, 22, 23 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 7,000 से अधिक अप्रवासी भारतीय और भारतवंशी उस सम्मेलन में आए थे। और जब भी मेरी अलग अलग ग्रुप से बातचीत हुई, मैंने जिससे भी पूछा कि भाई क्या अंतर है 2014 के बाद और 2014 के पहले, हर एक अप्रवासी भारतीय कहता था 2014 के पहले हम लोगों को बोलना पड़ता था हम भारत के हैं, भारत कहां है इसके बारे में बताना पड़ता था, लोगों के सामने सफाई देनी पड़ती थी, लेकिन कोई भी मिशन हम सबको सम्मान नहीं देता था। लेकिन 2014 के बाद, मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, आज दुनिया के अंदर किसी भी मिशन में हम लोग जाते हैं और जैसे ही भारत का नाम आता है, हर एक विदेशी मिशन से जुड़ा हुआ अधिकारी हमसे पूछता है वही भारत, पीएम मोदी वाला भारत, पीएम मोदी के नाम पर आज भारत जाना जा रहा है। तो पीएम मोदी के नाम पर जो भारत जाना जा रहा है, उस भारत का सम्मान, उस भारत का गौरव बढ़ा है। हर एक भारत का नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। एक यशस्वी नेतृत्व आज देश को प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री मोदी के रूप में। और इसीलिए जो कांग्रेस के लिए नामुमकिन था, वह मोदी के समय मुमकिन हुआ है। हर एक क्षेत्र में हुआ है। किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, कांग्रेस के समय में भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। भारत जैसा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था से भी पीछे जा चुका था। और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से आज भारत दुनिया की 6ठी अर्थव्यवस्था के रूप में है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के समय में आने वाले 5 वर्ष में आप देखना, भारत दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में भारत होगा। यानी भारत दुनिया की 3 आर्थिक महाशक्तियों में एक भारत होगा। जब भारत समृद्ध होगा तो भारत में खुशहाली भी आएगी। और भारत किसी समृद्धि के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवश्यक है। और गांधीनगर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, देश के अंदर 543 लोकसभा सीटों पर उनका प्रवास का कार्यक्रम, और आज मेरे लिए तो गौरव की बात है। कल मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, कल भी था, परसों भी था, उत्तर प्रदेश में ही उनका प्रवास चल रहा था। आज भी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद और मेरठ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम लगा हुआ है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में उनके प्रवास चल रहे हैं, लगातार प्रवास पे प्रवास चल रहे हैं। और इसलिए गांधीनगर में उतना कार्यक्रम, गुजरात में उतना कार्यक्रम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि गुजरात तो मुझे लगता है कि हर नागरिक को, यहां के हर नौजवान को, हर कार्यकर्ता को स्वयं मोदी और अमित शाह बनकर के
एक एक लोकसभा सीट में एक एक बूथ को संभालने के लिए लगना होगा। और इस दृश्य मैं स्वयं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच में आया हूं। अभी आया हूं, चुनाव के बीच में फिर आऊंगा, फिर आएंगे बीच में आपके। और केवल एक बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के गरीबों में कोई भेद नहीं करती है, न जाति के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर, न भाषा के आधार पर, न परिवार के आधार पर। गरीब का उत्थान हो, उसके जीवन में खुशहाली आए, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां इस दिशा में लगातार उसके जीवन में खुशहाली लाने का कार्य कर रहे हैं। कल राहुल गांधी जब इस बारे में कह रहे थे कि 72,000 रुपए सालाना एक गरीब को देंगे, मुझे हंसी आ रही थी। इस व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं लगता है। अरे आयुष्मान भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर गरीब को 5 लाख रुपए सालाना दे दिया है। तुम 72,000 की बात कर रहे हो। यहां तो 5 लाख रुपए सालाना एक गरीब को केवल स्वास्थ्य के लिए दे दिया है। 6,000 रुपए हर लघु और सीमांत किसान को सालाना दिया जा रहा है और पैसा उसके खाते में जाएगा। राहुल जी भूल जाइए, जब आपके अब्बा जान कहते थे, जब प्रधानमंत्री थे, और उस समय जब वो कहते थे कि मैं 100 रुपया भेजता हूं, नीचे तो 10 ही रुपया पहुंचता है, क्योंकि 90 रुपया कांग्रेसी दलाल खा जाते हैं। यही तो राजीव गांधी जी की पीड़ा थी। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर हम सबको गौरव की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा 100 रुपया भेजूंगा तो गरीब के खाते में 100 रुपया जाएगा। डीबीटी के माध्यम से पैसा उसके खाते में जा रहा है। हमने लाचारगी नहीं दिखाई, हमने तकनीक का उपयोग किया और तकनीक का उपयोग करके गरीब के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य किया है। यह कार्य कोई कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हमने हर एक गरीब को आवाज देने का कार्य किया। अगर एक गरीब हटाने का कार्य राहुल गांधी की नानी कर गई होती, दादी कर गई होती, तो संभवतः 1971 में उन्होंने कहा था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था। 1971 में उन्होंने कार्य योजना बनाई होती कि हर गरीब के पास मकान होगा, तो ये 2.5 करोड़ मकान प्रधानमंत्री मोदी जी को देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हर गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा हम देंगे तो देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर स्वास्थ्य बीमा, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा देने की आवश्यकता आज नहीं होती। 12 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को 6,000 रुपए सालाना देने की आवश्यकता नहीं होती। यह कार्य अगर आज इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस गरीबी हटाना नहीं, गरीबी बढ़ाना चाहती थी। कांग्रेस के लिए केवल एक परिवार की अमीरी बढ़ानी थी और वह थी नेहरू खानदान की। बाकी को उनसे फुर्सत ही नहीं थी, औरों के बारे में उनके पास कोई दृष्टि नहीं थी। यह कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, जो ईमानदारी से गरीबी हटाओ के इस अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके हर एक के जीवन में खुशहाली लाने का कार्य कर रही है, देश के समग्र विकास के लिए कार्य कर रही है, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर डट करके कार्य कर रही है। अपराधी, आतंकवादी, नक्सलवादी या फिर कोई भी उपद्रवी हो जो देश की सुरक्षा के लिए, आम नागरिक की सुरक्षा के लिए खतरा है, उसकी जगह या तो जेल होगी या फिर उसकी यात्रा राम नाम सत्य है कह करके ही निकलेगी। यह कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर सकती हैं। कांग्रेस में इच्छा शक्ति का अभाव है। कांग्रेस के लोग तो आतंकवादियों के साथ जी शब्द जोड़ते हैं। आपने देखा होगा किस अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेताओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन आतंकवादियों के नाम के साथ जी लगाते हैं। ये कांग्रेस के संस्कार हैं और अपने उन संस्कारों के कारण आज कांग्रेस देश में अलग थलग पड़ती हुई दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, यह चुनाव भारत का चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को दुनिया की
सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में स्थापित करने की एक नई लड़ाई है। और इसलिए इस लड़ाई में इस देश के 130 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने की दिशा से प्रधानमंत्री मोदी जी पुनः 2019 में बनेंगे। इस दृष्टि से गांधीनगर के साथ साथ गुजरात की सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम एक बार पुनः लहराना चाहिए। यह कार्य आज के दिन पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को, गुजरात के हरेक युवा को, गुजरात के हरेक किसान को, गुजरात के प्रत्येक व्यापारी को और गुजरात के प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व बनता है कि गुजरात जब शुभारंभ करता है तो पूरा देश उसको अंगीकार भी करता है। गुजरात अगर प्रारंभ करता है तो याद करना पूरा देश उसको हाथों हाथ लेता है। और जब भी देश के अंदर आवश्यकता पड़ी, याद करिए, देश की स्वाधीनता के आंदोलन को एक नई दिशा देनी थी तो गुजरात ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दिया। देश को अखंड भारत के रूप में स्थापित करना है तो गुजरात ने सरदार वल्लभ भाई पटेल दिए। और भारत को दुनिया की महाशक्ति के रूप में स्थापित करना है तो गुजरात ने नरेंद्र भाई मोदी देश को दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा दल बने तो गुजरात ने अमित भाई शाह को भारत को दिया है। भारत को मतलब भारतीय जनता पार्टी को दिया है। और भारत का भी गौरव बढ़ता है जब दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी आती है। भाइयों बहनों, इन महापुरुषों ने देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। एक एक क्षण, एक एक पल देश के लिए, भारतवासियों के लिए, भारत की परंपरा के लिए, भारत के नौजवानों के लिए, भारत के किसानों के लिए, भारत के हर एक तबके के नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए उनके द्वारा किया गया यह परिश्रम, किया जा रहा पुरुषार्थ हर जगह आज देखने को मिल रहा है। और इसलिए आप सबसे हमारी अपील है, बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी। कांग्रेस के उस पाखंड में पड़ने की आवश्यकता नहीं, उस झूठ और फरेब में पड़ने की आवश्यकता नहीं जिस झूठ और फरेब का सहारा कांग्रेस चुनाव में लेना चाहती है। उन्होंने देखा होगा, गुजरात के चुनाव के दौरान भी आपने देखा होगा, कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी बार बार मंदिर जाते थे, लेकिन जब राम मंदिर की बात आती थी तो वकीलों के एक फौज खड़ी करके सुप्रीम कोर्ट में कहते थे कि राम मंदिर का मामला 2019 से पहले नई सुनवाई होना चाहिए। ये वही कांग्रेस है। सुना है कि कांग्रेस की एक नेत्री फिर से अयोध्या जाना चाहती है, लेकिन उनसे पूछा जाना चाहिए 2005 में जब राम सेतु को तोड़ने का कार्य कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, तब सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि राम तो है ही नहीं, राम का कोई अस्तित्व ही नहीं। जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते वे आज अयोध्या में दर्शन करके जनता को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन भारत की जनता बेवकूफ नहीं बनती। भारत की जनता बहुत प्रबुद्ध है और भारत की जनता इनके बहकाए हुए नारे में नहीं आएगी। और इसलिए आप सबसे अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। आपका गौरव है। सचमुच मैं गांधी नगर वासियों को इस बात के लिए गौरवशाली मानता हूं कि एक यशस्वी नेतृत्व आपके बीच में चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। आदरणीय अडवाणी जी ने अपना आशीर्वाद दिया और अडवाणी जी को आपने लगातार यहां से चुनाव जिता करके भेजा। कुछ समय के लिए सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी भी यहां से सांसद चुने गए, लेकिन एक बूथ का अध्यक्ष, एक बूथ का सामान्य कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को सुशोभित करे। पूरे देश के अंदर जब कहीं भी अमित भाई शाह कहीं जाते हैं तो कांग्रेस में ऐसी भगदड़ मस्ती है जैसे एक शेर के जाने पर गीदड़ों के झुंड में पूरी भगदड़ मस्ती भी दिखाई देती है। ऐसे ही पूरे देश के अंदर जब अमित भाई शाह का कार्यक्रम लगता है, कांग्रेस को लोगों में यही हलचल दिखाई देती है कि अब क्या होगा।
और मुझे लगता है एक अवसर आप सबके सामने है। स्वाभाविक रूप से मैंने पहले ही आपसे क्षमा प्रार्थी बना हूं कि आपके इस संसदीय क्षेत्र में भी और गुजरात में भी प्रधानमंत्री जी का भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी इतने कार्यक्रम नहीं लग पाएंगे जितनी आप अपेक्षा करते होंगे, क्योंकि पूरे देश के अंदर कार्यक्रमों की बहुत मांग है। और हमारे दोनों राष्ट्रीय नेताओं का कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी का भी और अमित शाह जी का भी कार्यक्रम पूरे देश के अंदर सभी 543 लोकसभा सीटों पर लगना है। स्वाभाविक रूप से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आ रही है, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। इस देश को कम्युनिज्म से सदैव के लिए मुक्त करने के लिए केरल में भी भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और स्वाभाविक रूप से कम्युनिस्ट का ये झंडा अब अतीत का विषय बन जाएगा, किसी म्यूजियम में रखने की एक जगह बन जाएगी। म्यूजियम के अलावा भारत के अंदर अब कहीं इनको जगह नहीं मिलने वाली है। इसलिए केरल में भारतीय जनता पार्टी, उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी, पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, पूर्वोत्तर के राज्यों में पहले भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है। कोई सोचता था असम में, त्रिपुरा में 35 वर्षों से वहां पर कम्युनिस्टों का शासन था, 35 वर्षों से। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई, उनकी नीतियां जमीन पर पहुंचनी प्रारंभ हुई और जैसे ही अमित शाह जी का एक कार्यक्रम वहां लगा तो ऐसा भगदड़ मचा कि पूरा का पूरा त्रिपुरा भाजपा में हो गया, पूरा केरल आज भाजपा में हो गया, पूरा वेस्ट बंगाल आज भाजपा में हो गया, पूरा उड़ीसा आज भाजपा में हो गया। भाजपा का यह झंडा आज यहां पर हर एक गरीब की आशा का, उनके विश्वास का प्रतीक बन गया है। तो स्वाभाविक रूप से यहां के हर कार्यकर्ता को स्वयं नरेंद्र भाई मोदी और स्वयं अमित भाई शाह बनकर के एक एक बूथ की व्यवस्था को स्वयं संभालना होगा। यही अपील करने के लिए हम लोग आज यहां पर आए हैं। आपको इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित देख करके आपने भाजपा को आशीर्वाद दिया, सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी, सरदेव आडवाणी जी, और आज यहां पर प्रत्याशी बनकर के आए हैं आदरणीय अमित शाह जी। मैं सचमुच, हमारी तो हार्दिक इच्छा थी कि अमित शाह जी उत्तर प्रदेश से लड़ें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लड़ते तो उत्तर प्रदेश में हम सभी 80 सीटों को जीतते। लेकिन अमित भाई ने कहा कि नहीं, मेरी इच्छा है कि गुजरात की ही सीट पर, गांधीनगर की सीट पर बूथ पे मैंने काम किया है, लड़ूंगा तो वहीं पे लड़ूंगा। समय उत्तर प्रदेश में दूंगा, समय वेस्ट बंगाल में दूंगा, समय उड़ीसा में दूंगा, समय केरल में दूंगा, तमिलनाडु में दूंगा, आंध्र और तेलंगाना में दूंगा, लेकिन चुनाव गांधीनगर से ही लड़ूंगा। और गांधीनगर में आज हम सब अमित भाई शाह के समर्थन में इस रैली को यहां पर कर रहे हैं। 30 को नामांकन की प्रक्रिया पूरी होगी और उसके बाद चुनाव के लिए एक एक कार्यकर्ता को लगना होगा। भाइयों बहनों, अमित शाह जैसे बूथ के एक सामान्य कार्यकर्ता का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना देश और दुनिया के लोकतंत्र के लिए एक शुभ और बहुत शुभ संकेत है। शुभ संकेत इसलिए एक सामान्य कार्यकर्ता भी किसी राष्ट्रीय दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, और इस दृष्टि से एक सामान्य बूथ का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो उनकी संवेदनाएं, विकास के प्रति उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, राष्ट्र की समृद्धि के लिए उनके मन के भाव, ये अपने आप देखने को मिलेंगे। और इस पर प्रत्येक नागरिक को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष पर गौरव की अनुभूति करता है, और आज उसी गौरव का एहसास कराने के लिए मैं आज आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुआ हूं कि हम सब अभी से लग करके बूथ के प्रबंधन को लेकर के अभी से अपने कार्यक्रमों को लेकर के चलें। और याद करें, आपने आडवाणी जी को भारी बहुमत से चुनाव जिताया है, आज आडवाणी जी का आशीर्वाद भी
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का पूर्ण आशीर्वाद आदरणीय अमित शाह जी के प्रति। और इसलिए आप सबसे मेरी अपील कि इतनी भारी संख्या में आपकी उपस्थिति इस बात को साबित करती है कि अमित भाई शाह को रिकॉर्ड मतों से गांधीनगर से आप चुनाव जिता करके भेजेंगे। यही अपील करने के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। और इस अपील के साथ मैं आप सबसे कहूंगा, मित्रों, हम सब का जो स्लोगन है कि नामुमकिन अब मुमकिन है, क्योंकि मोदी हैं तो मेरे साथ आप सब बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे